हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तरुण कुमार। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री का, जो ये हम लोग का लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पूरा ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया जाएगा। आइए, हम भारतीय भवन का किताब है जो केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो आइए देखते हैं गृह निर्मित सूचक आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहला नंबर आप लोग का ये रहा क्वेश्चन। आंसर देखिए, सूचक बनाने के लिए क्या क्या हम लोग को सामग्री चाहिए। तो पहला, हल्दी के टुकड़े या हल्दी के पाउडर, पहला चीज़। साबुन का विलयन, नींबू का रस या सिट्रिक्स अम्ल, और 4 परखनली। परखनली आप जैसे लैब में जाते होंगे लोग, तो लैब में मिलता है टेस्ट ट्यूब, तो 4 गो परखनली आप लोग को चाहिए, ठीक है। 4 गो परखनली। अब देखिए क्या क्या बनाने के विधि क्या चाहिए। तो हल्दी के पाउडर में पानी मिलाकर उसका विलयन तैयार किए और इसे 2 परखनली में रख दिया गया। जैसे क्या किया, इसमें भी हल्दी रख दिया गया और इसमें भी क्या किए गए, हल्दी रख दिए गए, ठीक है। उसके बाद साबुन का विलयन और सिट्रिक अम्ल को एक एक अलग अलग परखनली में रखा गया। एक एक, यहाँ पर साबुन का विलयन रखा गया, एक में नींबू रखा गया, ठीक है बाबू। ये दोनों में क्या है, तो ये दोनों में क्या है, तो हल्दी के पाउडर है, ठीक है। ये दोनों में क्या है, हल्दी है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि आइए, अब हल्दी के विलयन को क्या, अब हल्दी के विलयन वाले एक परखनली में साबुन का विलयन डालें तो विलयन लाल भूरे रंग में बदल जाता है, जो भस्मिक प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। भस्मिक क्या है, प्रकृति को दर्शाता है। जैसे टेस्ट में साबुन वाबुन का जैसे टेस्ट आता है, उस तरीके का ये क्या करता है, टेस्ट में दर्शाता है। अब क्या करते हैं, फिर एक परखनली में नींबू का रस मिलाते हैं तो सिट्रिक अम्ल डालते हैं, तो विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार अम्ल तथा भस्म की पहचान की जा सकती है। अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक सूचक क्या होती है, इनमें अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे की जा सकती है। तो उत्तर होगा बाबू कि वैसे प्राकृतिक रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, ठीक है। जैसे किसी विलयन में यदि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो विलयन अम्लीय कहलाता है। नीला चीज़ किस में बदल जाता है बाबू, तो लाल में बदल जाता है। कहाँ गया, नीला लाल में बदल जाता है, तो ये विलयन क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। और यदि लाल लिटमस किस में बदल जाए बाबू, तो नीला में बदल जाए, तो ये होता है क्या, क्षारीय विलयन होता है, ठीक है। और लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, साथ ही हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चलिए अम्ल तथा भस्म क्या बोल रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अम्ल, भस्म तथा लवण क्या है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दे। तो आइए, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। उदाहरण के लिए HCl, और दूसरा HNO3, ठीक है। अभी इसका और है, और क्या बोल रहा है बाबू, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पात्र को क्या बना देते हैं, जो नीले लिटमस पात्र को लाल बना देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भस्म वह पदार्थ है, भस्म क्या है बाबू, भस्म। अब भस्म के बारे में पढ़ लेते हैं चलिए भस्म, आइए, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उदाहरण के लिए क्या है, NaOH+ या KOH,
ठीक है। और क्या बोल रहा है, भस्म का क्या होता है, तो भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये कैसा प्रवृत्ति दिखाता है लिटमस पत्र पर, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह क्षार कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यहाँ समझ में आया ना। ये भस्म क्या होता है। और आते हैं लोग, देखते हैं लोग, आइए अब देखते हैं लोग लवण। ठीक है, लवण के बारे में देख लेते हैं लोग। तो बउआ, लवण जैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है। ठीक है, लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, जैसे अम्ल और क्या होगा, भस्म, दोनों को ऐड किए तो क्या किस में ये विभक्त हो जाता है, तो लवण और जल में क्या होता है, ये बन जाता है। समझ गए लोग। और देखते हैं उदाहरण के लिए क्या है, NaCl, KCl। अब आते हैं लोग, अगला देखते हैं लोग। तो आप लोग ऊपर ना अभी पढ़े लोग लवण क्या होता है, तो अभी ये पढ़े लोग ऊपर, देखिए लवण क्या होता है, वही चीज़ यहाँ भी हम लिखे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्या बोल रहा है, लवण किसे कहते हैं। तो लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। बउआ, ऊपर वाला सभी एग्जाम्पल आप लोग को लिख लेना है, पूरा ऊपर था ना यही सेम टू सेम। अब आइए, सामान्य लवण क्या होते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप सामान्य लवण प्राप्त होते हैं। क्या, तो भाई प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म की अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण प्राप्त होता है। जैसे कि क्या है, HCl, NaOH प्लस NaCl प्लस H2O, ये इसका क्या है, उदाहरण है, या फिर इस तरीके से ये बनता है, अभिक्रिया करवाया जाता है। ऊपर जो लिखा है ना वही है, ये अभिक्रिया करवाया गया है। अब आते हैं लोग अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, तो देखिए अम्लीय लवण क्या है, देखिए बाबू, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्लीय लवण प्राप्त होता है। जैसे HCl, Mg ब्रैकेट के अंदर OH, यहाँ पर होएगा 2, और MgCl। बाबू अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, ऐसे लिखा है MgCl, नीचे है 2, ये भी चीज़ क्या है, इस तरीके से है H2O। ठीक है, समझ गए लोग। चलिए आगे देखते हैं लोग। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग, क्या बोल रहा है कि, आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझावे। तो देखते हैं लोग, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं जिन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बाबू, जिन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा आपके सामने, ये दोनों जो ऊपर लिखा वही चीज़ है नीचे। अम्ल भस्म कहाँ गया, लवण में। अब देखते हैं लोग क्या, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो प्रतिफल के रूप में सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है, जिसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं लोग। समझ गए लोग। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अम्ल की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो निम्नलिखित चीज़ जानते हैं लोग, और उसको निम्नलिखित तरीके से हम लोग प्रदर्शित भी करते हैं लोग। किन किन तरीक़ों से अम्ल की शक्ति की तुलना की जा सकती है। तो आइए, अम्ल की शक्ति को निम्नलिखित रूप से जान सकते हैं लोग। कोई अम्ल प्रबल है कि दुर्बल अम्ल है। उदाहरण के लिए देखते हैं लोग, अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयन की मात्रा से इसकी अम्लीय शक्ति का निर्धारण किया जाता है। वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनिक होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। समझ गए, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दूसरी ओर देखा जाए, वे अम्ल, अब आइए इनको थोड़ा सा बउआ को ऊपर ले जाने दीजिए। दूसरी ओर वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में आयनिक होते हैं, पूर्णतः नहीं
दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल, और ये सब क्या है, तो दुर्बल अम्ल की पहचान है। समझ गए। अब आइए इनको नीचे लेके आते हैं लोग और हटा के इसको ऊपर करिए। अब देखिए ये तो पता चल गया। अब सांद्र के अनुसार भी देख लिया जाए, सांद्र और तनु के आधार पर अम्ल की शक्तियाँ। तो आइए चलिए, तो विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा के अनुसार अम्ल सांद्र और तनु हो सकता है। जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक उपस्थित रहती है तो उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। दूसरी ओर विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है तो उसे तनु विलयन कहा जाता है। समझ में आया। आइए एक वही देख लीजिए नीचे वाला। अतः सांद्र विलयन में जल की मात्रा कम रहती है, जबकि तनु विलयन में जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। समझ गए लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल तथा क्षार के अर्हेनियस सिद्धांत की व्याख्या करें। इस सिद्धांत की सीमाओं का भी उल्लेख करना है। तो आइए इनके क्या क्या सीमाएं थी। तो आइए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बउआ अब यहाँ पे एक चीज़, बउआ अम्ल, तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा अम्ल गलत लिखा हुआ है, अम्ल, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। और क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। समझ गए। अब आइए अम्ल के बारे में। 7 से कम पीएच मान, बाबू एक चीज़ और, पीएच मान जो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का इन्वेंशन जो खोज करते थे हमारे सोरेनसन थे। सोरेनसन कब किए थे बाबू? तो 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच स्केल का खोज किया था। कब? तो 1909 में, सोरेनसन नाम था उस वैज्ञानिक का, 1909 में। चलिए आगे देखा जाए क्यों खोज किया था। तो बाबू जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, आज 118 एलिमेंट है ना, तत्व, वो उनका प्रवृत्ति कैसा है, अम्ल है कि भस्मीय है कि लवणीय है, ये सब चीज़ को पता लगाने के लिए उनको क्या किया गया था, पीएच स्केल का खोज किया था, जिससे हम लोग किसी भी तत्व के बारे में बता सकते थे कि वो विलयन कैसा है। ठीक है, अम्लीय है कि भस्मीय है कि लवणीय है। तो ऊपर वाला देख लिए लोग, ये देखिए 7 पीएच मान वाले विलयन उदासीन होते हैं और 7 से अधिक पीएच मान वाले भस्मिक होते हैं। समझ गए लोग। अब और क्या बोले, अर्हेनियस सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या थी, मतलब इन्होंने क्या क्या चीज़ किया था, क्या चीज़ में विफल रहे थे, तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो यह सिद्धांत जलीय विलयन में अम्ल क्षारक संबंधित अनेक गुणों की सफल व्याख्या करता है। ठीक है, लेकिन किंतु यह दूसरी अजलीय विलयन जैसे कि तरल अमोनिया, तरल आदि में अम्ल क्षारक संबंधी गुणों की व्याख्या करने में बुरी तरीके से असफल रहा। यह सिद्धांत पदार्थ की उभयधर्मिता के गुणों को भी व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, ये पॉइंट था हमारे कौन अर्हेनियस सिद्धांत की, ये सब कुछ कमियां थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन, इनकी पुष्टि करें। NH4, अब देखिए बाबू यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे NH, यहाँ पे है बाबू 4, हाँ ये Cl, NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है। भाई 4 यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे एकदम नीचे। तो देखिए उत्तर, हम जानते हैं कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो NH4Cl इसी का उदाहरण है। यही कारण है, अब देखिए है थोड़ा सा गड़बड़, यही कारण है कि इनका जलीय विलयन अम्लीय होता है। कंप्लीट। 8वां का दूसरा नंबर, CH3 बाबू है, CH3 यहाँ पे आएगा, CH3COOH का विलयन क्षारीय होता है। आइए, तो CH3
OH का विलयन क्षारीय होता है क्योंकि यह दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म का बना होता है। ठीक है बाबू, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म का बने होते हैं। आगे देखते हैं लोग, चलिए क्या बोल रहे हैं कि Na2 बाबू यहाँ पे है 2, Na2SO4 4 यहाँ पे नीचे का विलयन उदासीन होता है। देखते हैं लोग, Na2SO4 का विलयन उदासीन होता है क्योंकि प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण के उदासीन होता है। लवण का विलयन उदासीन होता है। समझ गए लोग? चलिए अब देखते हैं लोग, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। चलिए, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है बाबू? पीएच मान का खोज कब हुआ था? तो 1909 में। 1909 में दैनिक जीवन में हमारे पीएच मान का क्या क्या यूज है? तो हमारे शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रिया की पीएच परस्पर 7.0 से 7.8 के बीच होती है। इसमें परिवर्तन हमारे शरीर पर घातक प्रभाव डालता है। पेट की अम्लीयता, एसिडिक व गैस की समस्या को दूर करने के लिए क्षारीय प्रवृत्ति वाले मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी और देखेंगे लोग इसमें। आइए, क्या बोल रहा है? अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। इस जल के फलस्वरूप नदियों का पीएच मान भी कम हो जाता है, जो जलीय विलयन में हानिकारक प्रभाव डालता है। इससे बचने के लिए चूना मिलाया जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है। एक और चीज़ देख लेते हैं दांत के बारे में। दांत का इनामेल कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। दांत की सफाई नहीं करने पर बैक्टीरिया के सड़ने से अम्ल की उत्पत्ति होती है, जिनसे मुंह की लार, सलाइवा का पीएच मान 5.5 से कम चला जाता है और इनामेल को नुकसान पहुंचता है। इसके उपाय हेतु टूथपेस्ट में क्षारीय पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। जो हम लोग ब्रश करते हैं लोग, उसमें क्षारीय पदार्थ को क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। वैसे टूथपेस्ट हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एसिड का मात्रा भी ज़्यादा रहता है। आइए एक और पॉइंट देखते हैं लोग। क्या? मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। इसके डंक से होने वाले जलन को शांत करने के लिए क्षारीय प्रवृत्ति के बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 10। एकदम बिल्कुल छोटा छोटा चीज़ है। क्या बोल रहा है बाबू? 5 अम्ल के गुणों का उल्लेख करें। तो देखिए, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं, नमक बनता है। अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और अम्ल 7 से कम पीएच मान वाले विलयन को अम्लीय कहा जाता है। वैसे ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। 7 नंबर भस्म। देखा जाए, भस्म के 5 गुणों को लिखना है। तो देखिए, इनका स्वाद कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीला करता है। लाल को किस में चेंज कर देता है? नीला में। ये हल्दी के रंग को भूरा कर देता है, भूरा लाल कर देता है। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है। ये फिनोल्फिन के घोल को गुलाबी कर देता है। फिनोल्फिन क्या है? प्राकृतिक सूचक है। चलिए और आगे चलते हैं लोग। आई थिंक पूरा 13 क्वेश्चन है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखें। ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार बनाया जाता है? कागज़ बनाने की फैक्ट्रियों में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस प्रकार के लिए किया जाता है? तो कागज़ बनाने वाले ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग फैक्ट्री में इसलिए किया जाता है कि साफ़ सुथरा सफ़ेद थोड़ा क्या हो, पेज हो। इसी वजह से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं लोग रासायनिक सूत्र। CaO क्या है बाबू? CaOCl2 इसका सूत्र है। अब आइए बनाने की विधि।
ठीक है, तो देखा जाए इनको बनाने की विधि है। तो देखिए, सूक्ष्म बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होते हैं। पहला। और आगे, कागज बनाने वाले फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन, इसको ऊपर ले जाइए, क्लोरीन गैस देता है। क्लोरीन कपड़ा तथा कागज का उपयोग कागज के फैक्ट्रियों में विरंजक के रूप में किया जाता है। मतलब साफ सुथरा, सफाई के लिए, जो सुंदर सुंदर क्या हो पेज निकले, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं लोग। ये क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट। तो देखिए क्या क्या कह रहे हैं बाबू इसमें कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। तो लीजिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? अभी ऊपर किए थे लोग रासायनिक सूत्र का ब्लीचिंग पाउडर का। तो Ca, अब ब्रैकेट के अंदर OCl और फिर ब्रैकेट के बाहर Cl होता है। दूसरा नंबर, हवा में खुले छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध क्यों आती है? आइए आंसर क्या होगा? हवा में विरंजक चूर्ण को खुला रखने पर क्लोरीन की गंध निकलती है। यह अत्यंत अस्थायी यौगिक है। यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है। इस कारण क्लोरीन की गंधक आती है। ठीक है बाबू, ये रहा आप लोगों का क्या तो समीकरण कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए अहि बाबू Cl2 और यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, ये है CO और नीचे है 2, ये ऐड हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पे CaCO, यहाँ पे है 3 और प्लस Cl और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे गया है एडो, गैस निकल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है, ऐसे टाइपिंग हो जाता है, नीचे नहीं हो पाता है। चलिए अगला, इसी का थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विरंजक चूर्ण पर क्रिया दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। तो लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड देता है। हई याद रखिएगा लोग बउआ, कैल्शियम क्लोराइड पेपर में पूछा जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप ब्लीचिंग पाउडर तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पे क्या मिलता है? तो कैल्शियम क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है? Ca, फिर ब्रैकेट के अंदर OCl, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे Cl प्लस में यहाँ पे 2 क्या है बाबू? HCl एडो, यहाँ पे CaCl और नीचे है 2 अब प्लस क्या है? यहाँ पे देखिए लोग H2O प्लस में ये कितना है? तो Cl2 ये। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे लोग। ये चैप्टर आज ख़त्म हो ही गया, कंप्लीट हो गया ये।